दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम हरिशंकर था। उसके माता पिता नहीं थे और उसका कोई अपना भी नहीं था। हरिशंकर बहुत ही नेक और सीधा साधा लड़का था। बाजार में उसकी एक छोटी सी दुकान थी। सर्दियों में वो गर्म चाय और गर्मियों में ठंडा मीठा शरबत बेचता था। बरसात में चाय के साथ पकोड़े भी बनाता था। उसकी अच्छी कमाई हो जाती थी। रात को जब वो थक कर लौटता तो खुद ही अपना खाना बनाता और 2 रोटियां पका लेता। कभी कभी थकान के कारण वो बिना खाए ही सो जाता था। उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं था, इसलिए वो शादी के बारे में नहीं सोचता था। पड़ोस में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसे सब नानी जी कहते थे। नानी जी को हरिशंकर पर बहुत दया आती थी। त्योहारों पर या फिर कभी किसी दिन वो कुछ खास पकवान बनाती तो वो हरिशंकर को भी देती थी। नानी जी की एक भतीजी थी जिसका नाम रजनी था, जो कि दूसरे मोहल्ले में अपनी माँ के साथ रहती थी। वो गोरी चिट्टी थी और उसे अपने गोरे रंग पर बहुत घमंड था। वो हर समय कंघी चोटी करके आंखों में काजल लगाकर खिड़की से झांकती रहती थी। उसकी विधवा माँ को बेटी की शादी की बहुत चिंता थी और वो अपनी बेटी के व्यवहार से भी परेशान रहती थी, लेकिन वो क्या ही करती। उसके पास पैसा नहीं था और बिना दहेज के गरीब की बेटी से कौन शादी करेगा, ऐसा सोचकर वो खामोश थी। एक दिन नानी जी अपनी बहन से मिलने आए तो वो बेटी की शादी का दुखड़ा लेकर बैठ गई। तभी नानी जी के दिमाग में तुरंत ही पड़ोस के हरिशंकर का ख्याल आया। वो सोचने लगी, ऐसा सीधा और शरीफ लड़का तो चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। बिना एक पैसा खर्च किए लड़की अपने घर की हो जाएगी। फिर उसी शाम मिठाई लेकर नानी जी हरिशंकर के घर जा पहुंची। हरिशंकर उसी वक्त दुकान से लौटा था। कपड़े बदलकर वो रोटी पकाने के लिए चूल्हा जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गीली लकड़ियां जल ही नहीं रही थी। उसकी आंखें धुएं से भर रही थी। नानी जी को देखकर वो उठा और चारपाई पर आसन बिछाकर उन्हें बिठाया। पानी देकर उनकी खातिर की। फिर नानी जी धीरे से बोली, बेटा, दिन भर थका हारा आकर रोटी पकाते हो। मेरा तो कलेजा तुम्हें देखकर पिघल जाता है। तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? तभी हरिशंकर बोला, नानी जी, आपको तो मालूम है मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। ये शादी विवाह तो माता पिता के काम होते हैं। कौन करवाएगा मेरी शादी और कौन करेगा मुझसे शादी? अब नानी जी ने दृढ़ता से कहा, अरे बेटा, ऐसी बात नहीं करते। मैं भी तो जीवित हूँ और फिर तुझ में किस बात की कमी है? अच्छा खासा कमाता है और कोई बेवजह का खर्च भी नहीं करता। फिर हरिशंकर बोला, वो तो ठीक है, लेकिन मुझसे शादी करेगा कौन? तभी नानी जी ने झट से मिठाई का टुकड़ा उसके मुंह में ठूस दिया और कहा, अरे बेटा, मेरी भतीजी है ना रजनी, चांद जैसी खूबसूरत है। तुम उसे देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। और यूं तो उसके लिए ढेरों रिश्ते आए हैं, लेकिन मैंने तो बहन से साफ कह दिया कि हरिशंकर से अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। मेरी रजनी है भी ऐसी अच्छी कि तुम्हारा घर बना देगी। अब हरिशंकर को अपनी शादी की बात करते हुए बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो धीरे से बोला, नानी जी, आप मेरी माँ की जगह हैं, जैसा आप ठीक समझें। फिर इसी खुशी में दोनों ने मिठाई खाकर मुंह मीठा कर लिया और हरिशंकर को आशीर्वाद देते हुए नानी जी वहाँ से चली गई और घर जाकर बहन से बोली, ले बहना, तुम्हारा काम हो गया। ऐसा सीधा साधा लड़का तो 7 जन्मों में नहीं मिलता। तुम्हारी बेटी को सुख मिलेगा। उसकी अपनी दुकान है, अच्छा भला कमा लेता है। रजनी की माँ बोली, लेकिन दीदी, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं कि दामाद जी के 2 कपड़े बनवा सकूं या फिर विवाह पर खाना खिला सकूं। नानी जी बोली, तुम इसकी चिंता ना करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अगले दिन नानी जी लड्डू लेकर हरिशंकर के घर पहुंची और गले लगाकर शादी की बधाई दी। हरिशंकर का दिल खुशी से उछलने लगा। खुशी के मारे उसके दांत बंद नहीं हो रहे थे। लड्डू खाकर उसने मुंह बंद किया। नानी जी बोली, बेटा हरिशंकर, जो भी इंतजाम करना है तुझको ही करना है। हरिशंकर बोला, अरे आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ कर लूंगा। शादी की खुशी ने हरिशंकर के हाथ पांव फुला दिए। वो जल्दी से कमरे में गया और जो कुछ उसने जमा किया था उसे फैलाकर नानी जी के हाथ में दे दिया। नानी जी को तो मन की मुराद मिल गई। उसने थोड़े से पैसे अपने पास रखे और बाकी थैली अपनी बहन को सौंप दी और बोली, लो पकड़ो, अब सोच समझकर खर्च करना। फिर अगले ही महीने हरिशंकर की शादी हो गई। छोटी सी बारात थी। हरिशंकर के ज्यादा दोस्त नहीं थे। एक ही दोस्त था बचपन का, जिसका नाम राकेश था, और आसपास के कुछ दुकानदार थे। रजनी शादी करके हरिशंकर के घर आ गई। हरिशंकर तो चांद जैसी गोरी पत्नी पाकर फूला नहीं समा रहा था। उसने दूसरे दिन 4-5 लोगों को दावत पर बुलाया। राकेश भी अपनी माँ और बहन के साथ आया और हरिशंकर से बोला, मैं भाभी का चेहरा देखूंगा। एक ही तो देवर हूँ और देवर से कैसा पर्दा।
हरिशंकर बेचारा उलझन में पड़ गया। राकेश उसका कोई रिश्तेदार नहीं था कि वो पत्नी को उसके सामने लाता, लेकिन वो स्वभाव से सीधा साधा था। दोस्ती की वजह से वो मान गया। राकेश ने सोने का पानी चढ़ी चांदी की बालियां और मोती की नथ दी। ये सब कुछ पाकर रजनी तो खुश हो गई, क्योंकि अब तक इतनी कीमती मुंह दिखाई किसी ने नहीं दी थी। अब ये राकेश हरिशंकर का बचपन का दोस्त था, लेकिन वो एक नंबर का बदमाश था। खाते पीते बाप का बेटा था। उसके बाप का लकड़ी का कारखाना था। उसे पैसे की कमी नहीं थी। वो थोड़ी देर कारखाने में जाकर बैठता और दिन भर आवारागर्दी करता। राकेश हरिशंकर के साथ गुरुकुल में पढ़ता था और वही उनकी दोस्ती हो गई थी। वैसे दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। हरिशंकर अपनी नेक स्वभाव की वजह से सबको अपने जैसा समझता था और सब पर विश्वास कर लेता था। उधर रजनी हरिशंकर की सादगी से परेशान थी। वो चाहती थी कि हर वक्त सजी सवरी बैठी रहे और हरिशंकर उसके सौंदर्य की तारीफ करता रहे। हरिशंकर उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन ना तो हरिशंकर को मीठी बातें करनी आती थी और ना ही उसके पास वक्त था। अब वो पत्नी के नखरे उठाता तो दुकान कैसे चलती। फिर भी हर दूसरे चौथे दिन वो पत्नी के लिए कोई ना कोई तोहफा लाता, कभी चूड़ियाँ तो कभी सस्ते झुमके। लेकिन ये रजनी की समझ में नहीं आते थे। उसे दुख था कि उसके पास सोने का एक भी गहना नहीं था, सिवाय उन बालियों के जो कि हरिशंकर के दोस्त राकेश ने मुंह दिखाई में दी थी। वो हर वक्त हरिशंकर को ताने देती रहती थी। शाम को जब वो घर लौटता तो खाना पका हुआ नहीं होता था। रजनी उससे कहती, मैं क्या ही कर सकती हूँ, गीली लकड़ियाँ हैं, जलती ही नहीं। मेरा सिर दर्द करता है, मेरा सारा काजल निकल जाता है। हरिशंकर बेचारा कभी खुद चूल्हा जलाकर खाना पकाता तो कभी बाजार से पका पकाया खाना ले आता, और बाहर बाजार से खाना खरीदने से उसे बहुत दुख होता। वो सोचता कि वो अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पा रहा है। दूसरी तरफ जब हरिशंकर दुकान चला जाता तो राकेश अच्छी मिठाइयाँ और कीमती तोहफे लेकर हरिशंकर के घर पर रजनी के पास आता था, और धीरे धीरे मूर्ख रजनी राकेश के जाल में फंसती गई। राकेश रजनी से बहुत मीठी मीठी बातें करता। राकेश रजनी से कहने लगा, तुम जैसी खूबसूरत औरत को तो रानी की तरह रहना चाहिए। तुम कहाँ इस गरीब हरिशंकर के चक्कर में फंस गई। अब रजनी को भी लगने लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है, कि उसकी शादी एक गरीब आदमी से कर दी गई। उसे तो राकेश जैसे पैसे वाले की पत्नी होना चाहिए था, जो उसके लिए कीमती तोहफे लाता और हर वक्त उसके सौंदर्य की तारीफ करता रहता। आखिरकार राकेश रजनी से कहने लगा, रजनी भाभी, तुम अपने पति को व्यापार के लिए परदेश भेज दो, फिर हम आजादी से मिला करेंगे। मैं तुम्हें सोने के गहने बनवा कर दूंगा। रजनी राकेश के बहकावे में आ गई और उसने हरिशंकर का सिर खाना शुरू कर दिया। वो हरिशंकर से कहने लगी, इस चाय शरबत की दुकान से तुम कभी ज्यादा नहीं कमा पाओगे और ऐशो आराम की जिंदगी हमें कभी नहीं मिलेगी जब तक तुम परदेश जाकर कमाई नहीं करते। इस तरह तो आमदनी में कभी बरकत नहीं होगी। तुम्हारी तो इतनी औकात भी नहीं कि तुम घर के कामकाज के लिए एक नौकरानी रख सको। मैं दिन भर काम करते करते मर जाती हूँ। मेरे हाथों में मेहंदी नहीं टिकती और ना ही आंखों में काजल। दिन भर बस चूल्हा ही फूंकते रहना पड़ता है। मैंने तो अपनी अम्मा के घर भी कभी इतना काम नहीं किया था। अब रोज रोज की शिकायतों से तंग आकर हरिशंकर ने परदेश जाकर कमाई करने का फैसला कर लिया और उसने अपना दोस्त समझकर राकेश से सलाह ली। राकेश ने जोर शोर से उसका समर्थन किया और कहा, हरिशंकर, ये तो बहुत अच्छी बात है। तू परदेश जाकर अच्छी कमाई कर सकता है, और हाँ, साथ में मुख्य व्यापार भी सीख लेना। फिर हरिशंकर ने अपनी दुकान साल भर के लिए एक पड़ोसी दुकानदार को दे दी और जो भी पैसे मिले उससे व्यापार का सामान खरीद कर रख लिया। उसने सफर की तैयारी कर ली। रजनी ने खुशी खुशी उसे विदा किया और बोली, जब तुम वापस आओगे तो हमारे दिन बदल जाएंगे। अपने बेहतर कल के लिए मैं तुम्हारे जुदाई भी बर्दाश्त कर लूंगी। अब भारी मन के साथ हरिशंकर सफर पर रवाना हो गया। जाते जाते उसने राकेश से कहा, राकेश, अपनी भाभी का ख्याल रखना। मैं रजनी को तुम्हारे भरोसे पर छोड़कर जा रहा हूँ। रजनी को किसी चीज की जरूरत पड़े तो ला कर देना, इसे कोई भी तकलीफ ना हो। राकेश ने यकीन दिलाते हुए कहा, हरिशंकर, तुम चिंता मत करो, भाभी को मैं कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। ये साल भर तो पलक झपकते गुजर जाएगा। अब उस जमाने में रेलगाड़ियां और मोटर गाड़ियां नहीं होती थी। लोग बैलगाड़ियों से सफर करते थे। 1 महीने का लंबा सफर तय करके हरिशंकर एक बड़े शहर में पहुंचा और एक छोटी सी धर्मशाला में रुकने का इंतजाम किया। धर्मशाला के मालिक एक नेक सूरत वाले बुजुर्ग आदमी थे।
उन्होंने हरिशंकर को अपनी धर्मशाला में एक छोटा सा कमरा रहने के लिए दे दिया। वही धर्मशाला में वो दोनों समय का खाना खा लेता था। जब बुजुर्ग आदमी को पता चला कि हरिशंकर व्यापार करने और पैसा कमाने के लिए हजारों मील दूर से आया है, तो उन्होंने हरिशंकर को समझाते हुए कहा, बेटा, तुम मुझे सूरत से नेक और शरीफ आदमी लगते हो। जरा संभल कर रहना। इस शहर का नाम अराजक नगरी है और यहाँ का राजा बिल्कुल मूर्ख है। इसलिए यहाँ के लोग भोले भाले लोगों और यात्रियों को ठगते हैं और बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। यहाँ कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। हरिशंकर कहने लगा, बाबूजी, मैं आपकी बात का ख्याल रखूंगा। मैंने सोचा है कि पहले 2-4 दिन आराम करके यहाँ के हालात समझ लूं, फिर काम शुरू करूंगा। अब हरिशंकर बाजार में थोड़ी देर घूमा, तभी उसे एक नाई की दुकान नजर आई। उसने सोचा, मेरे बाल बड़े हो गए हैं, सफर में बाल कटवाने का मौका नहीं मिला, पहले बाल कटवा लेता हूँ। फिर दुकान में जाकर हरिशंकर ने नाई से कहा, भैया, मुझे बाल कटवाने हैं। तो नाई बोला, अच्छा, तो आप खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए ना। तो हरिशंकर ने पूछा, कितने पैसे लोगे भैया? नाई बोला, कुछ नहीं भाई साहब, थोड़ा बहुत कुछ दे देना। हरिशंकर ने सोचने लगा, अरे भाई, ये तो बड़ा शरीफ आदमी है। उस बुजुर्ग आदमी ने तो मुझे यूं ही डराया था। यहाँ तो सब ठीक ठाक है। फिर हरिशंकर बाल कटवाने बैठ गया। बाल कटवाने के बाद हरिशंकर ने उसे पैसे दिए तो नाई ने पूछा, ये क्या है भाई? ये तुम क्या दे रहे हो? हरिशंकर ने जवाब देते हुए कहा, भाई, ये बाल कटाई के पैसे हैं। तो अब नाई बोला, लेकिन मैं तो पैसे नहीं लूंगा। मैंने तो तुमसे कहा था कि कुछ दे देना, मुझे तो कुछ चाहिए। हरिशंकर बेचारा बड़ा हैरान हो गया और बोला, कुछ? ये कुछ क्या होता है? हरिशंकर ने पैसे बढ़ा कर दिए, 2 गुने तिगुने करके दिए, लेकिन नाई अड़ गया कि उसे तो कुछ ही चाहिए। फिर हरिशंकर को बुजुर्ग आदमी की बात याद आई और उसने सोचा कि अब इस मुसीबत से मुझे वही बुजुर्ग बाहर निकाल सकते हैं। उसने नाई से कहा, तुम मेरे साथ चलो, ये कुछ मैं तुम्हें घर पहुंचकर दे सकता हूँ। फिर हरिशंकर नाई को लेकर धर्मशाला पहुंचा और बुजुर्ग आदमी को सारा वाकया सुनाया। बुजुर्ग आदमी ने नाई से कहा, भाई, तुम कल सुबह आना। अभी हमारे पास कुछ नहीं है, कल हम चुका देंगे। कल हम तुम्हें तुम्हारा कुछ दे देंगे। नाई चला गया तो बुजुर्ग आदमी ने हरिशंकर से कहा, बेटा, मैंने कहा था ना कि ये अराजक नगरी है। यहाँ हर कदम फूंक फूंक कर और समझदारी से उठाना। तुम्हें नाई से साफ साफ पैसे तय करने चाहिए थे। हरिशंकर हैरान होकर बोला, बाबूजी, मुझे क्या पता था कि मैं इस झंझट में फंस जाऊंगा। मैं तो बस सीधे साधे बाल कटवाने गया था, तो उसने कहा कुछ दे देना, तो मैं समझा कि इसका मतलब है कुछ भी पैसे दे देना। अब बताइए मैं क्या करूं? बुजुर्ग आदमी ने कहा, तुम बाहर जाओ और एक दही का कुल्हड़ खरीद कर लाओ। अब हरिशंकर ने ऐसा ही किया। बुजुर्ग आदमी ने उस दही में थोड़ी सी दवा की कालिख मिला दी और कुल्हड़ उठाकर रख दिया। अगले दिन सुबह सुबह नाई अपना कुछ लेने के लिए हाजिर हुआ। बुजुर्ग आदमी ने हरिशंकर से कुल्हड़ उठाकर नाई को देने के लिए कहा। हरिशंकर ने दही का कुल्हड़ नाई को दिया। नाई बोला, ये तो दही है, मैं इसका क्या करूं? बुजुर्ग आदमी ने कहा, जरा देख तो लो कि इसमें क्या रखा है। नाई ने कहा, दही में काला काला कुछ पड़ा है। फिर बुजुर्ग आदमी फौरन बोले, तो बस उठाओ और चलते बनो। तुमने हमसे कुछ मांगा था और इसमें कुछ पड़ा है, तो अपना कुछ उठाओ और निकलो यहाँ से। नाई अपना छोटा सा मुंह लेकर रह गया और चुपचाप चला गया। हरिशंकर ने बुजुर्ग आदमी का शुक्रिया अदा किया। 2-4 दिन हरिशंकर धर्मशाला से बाहर नहीं निकला, लेकिन वो प्रदेश में बैठने तो नहीं आया था। उसे काम तो करना ही था और बाहर निकलना ही था। 2-3 दिन बाद वो फिर बाहर निकला ताकि बाजार का रुख करे और अपने माल को बेचे। हरिशंकर दुकानें देखता हुआ जा रहा था कि उसकी नजर एक दुकान पर पड़ी जिसके बाहर एक बड़ा सा आईना लगा हुआ था। एक कान्हा आदमी, यानी कि एक आंख वाला आदमी, आईने में देखता हुआ सज संवर रहा था। हरिशंकर को उसकी हरकत पर हंसी आ गई। वो एक आंख वाला आदमी चिल्लाया, अरे भाई, मेरी आंख, मेरी आंख! इस आदमी ने मेरी आंख चुरा ली। हरिशंकर हक्का बक्का रह गया। हरिशंकर उसे समझाते हुए कहने लगा, भैया, मैं तो परदेसी हूँ, अभी अभी तुम्हारे शहर में आया हूँ। मैंने कब तुम्हारी आंखें चुराई, और मैं भला क्यों चुराऊंगा? लेकिन वो एक आंख वाला आदमी तो हाथ धोकर हरिशंकर के पीछे पड़ गया। देखते ही देखते काफी भीड़ जमा हो गई और हैरत की बात तो ये थी कि वहाँ मौजूद सभी लोग उस एक आंख वाले आदमी की ही वकालत कर रहे थे और हरिशंकर पर जोर दे रहे थे कि वो उसकी एक आंख लौटा दे। अब हरिशंकर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, तो
तो फिर तभी हरिशंकर को उस बुजुर्ग की याद आ गई और हरिशंकर उस एक आंख वाले आदमी को लेकर बुजुर्ग आदमी के पास पहुंचा और बुजुर्ग आदमी से सारा किस्सा बयान किया। फिर बुजुर्ग आदमी ने उस एक आंख वाले आदमी से कहा, तुम कल सुबह आ जाना और अपनी एक आंख ले जाना। अब बुजुर्ग आदमी के ऐसा कहने पर वो एक आंख वाला आदमी चला गया। अब बुजुर्ग आदमी हरिशंकर को देखने लगा, लेकिन उनके कुछ बोलने से पहले ही हरिशंकर बोल पड़ा, बाबूजी मुझे कुछ मत कहिए, मेरा कसूर बस इतना था कि मुझे उस एक आंख वाले आदमी पर हंसी आ गई। बुजुर्ग आदमी बोले, बेटा अब जो भी हुआ इस किस्से को निपटाना है। तुम ऐसा करो, कसाई की दुकान पर जाकर बकरे की 10-15 आंखें उठाकर ले आओ और कसाई से कह देना कि धर्मशाला के बुजुर्ग आदमी ने मंगवाई हैं। हरिशंकर ने ऐसा ही किया। फिर बुजुर्ग आदमी ने बकरे की सारी आंखें धोकर और सुखाकर एक डिब्बे में रख दी। अगले दिन वही एक आंख वाला आदमी आया तो हरिशंकर ने बुजुर्ग आदमी के कहने के मुताबिक डिब्बा खोलकर उसके सामने रख दिया। बुजुर्ग आदमी ने उस एक आंख वाले आदमी से कहा, बोल भाई, मेरे पास तो बहुत से लोगों की आंखें गिरवी रखी है, तुम अपनी आंख की पहचान करो और ले जाओ। अब वो एक आंख वाला आदमी जो कि हरिशंकर को ठगने के चक्कर में था, उसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी और वो अपना छोटा सा मुंह बनाकर वापस लौट गया। हरिशंकर ने बुजुर्ग आदमी के हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी आपकी बुद्धि को कोई नहीं पहचान सकता, आपने 2 बार मेरी जान छुड़ाई। बुजुर्ग आदमी हरिशंकर को समझाते हुए कहने लगा, बेटा अब शहर में आ गए हो तो अपने काम से काम रखो और बाकी हर चीज के प्रति गूंगे बन जाओ, हो सके तो बहरे और अंधे भी बन जाओ। हरिशंकर ने बुजुर्ग आदमी की नसीहत को मन में बांध लिया और उसे व्यापार में काफी लाभ हुआ। कई महीने गुजर गए। अब वो चाहता था कि जल्द से जल्द अपना सामान बेचकर अपने वतन वापस लौट जाए। उसे अपने घर और पत्नी की बहुत याद सताने लगी थी। उसने रजनी को कई खत लिखे और जवाब में रजनी लिखती कि वो उसकी याद में बहुत परेशान है। एक दिन बचा हुआ थोड़ा सा सामान लेकर हरिशंकर व्यापार के लिए निकला तो उसने एक अजीब नजारा देखा। एक पालकी में एक औरत बैठी थी। पालकी के चारों तरफ पर्दे लटके हुए थे। 2 आदमी उस पालकी को उठाए बाजार में जा रहे थे और एक आदमी साथ में आवाज लगाता हुआ चल रहा था। वो आदमी कह रहा था, अगर कोई 1000 रुपए देगा तो ये औरत बीच चौक में शौच करेगी। अब ऐसी बात सुनते ही हरिशंकर की नैतिकता भड़क उठी। उसने सोचा, ये पर्दे वाली औरत भला बाजार के बीच चौक में शौच कैसे कर सकती है? कहाँ ये पर्दा और कहाँ ये बेशर्मी, ये कैसे मुमकिन है? हरिशंकर भूल गया था कि वो अराजक नगरी में है। हरिशंकर ने उसी आवेश में उस आदमी से कहा, अगर ये पर्दे वाली औरत ऐसा करेगी तो मैं 1000 रुपए दूंगा। हरिशंकर के ऐसा कहने की ही देर थी कि वो औरत झट से पालकी से निकली और अपना लहंगा फैलाकर बीच बाजार में शौच कर दिया। हरिशंकर के तो होश उड़ गए। वो आदमी बोला, लाओ भाई, अब निकालो 1000 रुपए। अब हरिशंकर के पास इतने पैसे कहाँ थे? उसने तो एक नामुमकिन सी बात समझकर वो शर्त लगा दी थी। अब उसे बुजुर्ग आदमी की नसीहत याद आई और वो बहुत पछताने लगा। वहाँ मौजूद सभी लोग उसके पीछे पड़ गए कि रुपए निकालो। फिर मजबूरन हरिशंकर को कहना पड़ा। वो कहने लगा, अरे भाई, मेरे पास इस वक्त रुपए नहीं हैं। मेरे घर चलो और वहाँ से पैसे ले लो। अब वो आदमी हरिशंकर के साथ बुजुर्ग आदमी के पास पहुँचा और हरिशंकर ने सारा वाकया बुजुर्ग आदमी को बताया। बुजुर्ग आदमी को हरिशंकर की मूर्खता पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उस आदमी के सामने वे शांत रहे और बोले, चलो मैं साथ चलता हूँ, खुद देख लूंगा और सबके सामने पैसे दूंगा। बुजुर्ग आदमी ने अपना झोला उठाया और उनके साथ चौक में पहुँच गए। वो औरत वही पालकी में बैठी थी और लोग भी खड़े थे। बुजुर्ग आदमी ने पूछा, पहले मुझे पूरी बात बताओ, शर्त क्या थी? फिर उस आदमी ने पूरी बात बताई। फिर बुजुर्ग आदमी बोले, शर्त तो बीच चौक में शौच करने की थी ना? तो उस आदमी ने कहा, जी हाँ, बीच चौक में ही शौच करने की शर्त थी। फिर बुजुर्ग आदमी ने अपने झोले से जमीन नापने का फीता निकाला और उस आदमी से कहा, चलो नाप कर देखते हैं कि जिस जगह पर इस औरत ने ये हरकत की वो सच में चौक के बीच में है भी या नहीं। अब वो आदमी सिपट आया, लेकिन मजबूरन बुजुर्ग आदमी के साथ मिलकर चौक को नापा और जिस जगह पर औरत ने शौच किया था वो चौक का बीच नहीं था। फिर बुजुर्ग आदमी बोले, ये तो शर्त गलत हो गई। इस औरत को दोबारा बीच चौक में शौच करना होगा, तब मैं तुरंत रुपए दूंगा। अब औरत के लिए इतनी जल्दी दोबारा ये काम करना मुमकिन नहीं था, इसलिए वो औरत और उसका साथी शर्मिंदगी के साथ बुजुर्ग आदमी को बुरा भला कहते हुए अपने रास्ते चले गए और हरिशंकर ने राहत की सांस ली। धर्मशाला लौटकर बुजुर्ग आदमी ने हरिशंकर की खूब खबर ली। बुजुर्ग आदमी हरिशंकर से कहने लगे, तुम बाज नहीं आओगे,
अगर आज मैं यहां ना होता तो तुम बर्बाद हो जाते। जितना तुमने कमाया उससे कहीं ज्यादा गवा देते। तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अपने वतन लौट जाओ। तुम जैसे सीधे साधे आदमी के लिए इस शहर में रहना ठीक नहीं। मैं कब तक तुम्हें बचाता फिरूंगा। हरिशंकर का इरादा कुछ दिन और रुकने का था। उसने रजनी को खत में लिखा था कि वो 2 महीने बाद आएगा और उसके लिए तोहफे भी खरीदे हैं, लेकिन बुजुर्ग आदमी के जोर देने पर उसने पहले ही सफर की तैयारी कर ली। जरूरत का सामान लगभग बिक चुका था और अच्छा मुनाफा हो गया था। परदेश छोड़ते वक्त उसने बुजुर्ग आदमी का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने एक पिता की तरह उसकी मदद की और उसकी जान बचाई। बुजुर्ग आदमी बोले, मेरा कोई बेटा नहीं, सिर्फ एक बेटी है। तुम्हें देखकर मुझे लगा कि अगर मेरा बेटा होता तो वो तुम्हारे जैसा ही होता। मुझे तुमसे दिली लगाव हो गया है। अगर जिंदगी रही तो तुमसे मिलने आऊंगा। तुम इतने अच्छे और शरीफ लड़के हो कि तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा ना हो। दुकानदार हो तो व्यापार के लिए सफर करना पड़ता रहेगा। मेरी 3 सीख हमेशा याद रखना। पहली सीख, जहां तक हो सके रोजी कमाने के लिए परदेश न जाओ। अपने वतन में मिलने वाली रूखी सूखी रोटी परदेश की रोटी से बेहतर होती है। उसी में बरकत होती है। भगवान ने सबको रोजी देने का वादा किया है। जो तुम्हारे हिस्से में है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। अपने वतन में रहो, भगवान मदद करेगा। दूसरी सीख, कभी औरत के कहने में आकर परदेश का सफर हरगिज न करना। घर की औरतें कारोबारी मुलाकातों को नहीं समझती, सिर्फ अपनी समझ पर भरोसा करना। तीसरी सीख, कभी अपनी पत्नी को दोस्त की देखरेख में छोड़कर सफर पर ना जाना। दोस्त कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आदमी के साथ शैतान लगा ही रहता है और कभी भी कुछ भी उल्टा सीधा हो सकता है। हरिशंकर सिर पकड़कर बैठ गया और बोला, बाबूजी, मैंने तो यही तीनों काम किए जिनके ना करने की आपने सीख दी। रोटी की तलाश में परदेश का सफर किया, वो भी पत्नी के जोर देने पर, और दोस्त को पत्नी का ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी सौंप दी। बुजुर्ग आदमी बोले, बेटा तुम वाकई बहुत नेक और सीधे हो, लेकिन दुनिया में हर कोई ऐसा नेक नहीं होता। अब जाओ, तुम्हारे घर में चोर घुस आया है, लेकिन इतना देखकर जल्दबाजी में ना जाना, आराम से जाना और जो तमाशा देखो उसके मुताबिक एक पुरुष की तरह फैसला करना। अब हरिशंकर उसी वक्त रवाना हो गया। करीब 1 महीने का रास्ता था। घर पहुंचा तो शाम हो रही थी। उसे बुजुर्ग आदमी की सीख याद आई। सामान मंदिर में रखकर वो दबे पाव अपने घर के पिछवाड़े पहुंचा, जहां पर कमरे की खिड़की थी। कमरे में रोशनी हो रही थी। अंदर से रजनी और राकेश के हंसने और बोलने की आवाजें आ रही थी। हरिशंकर दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। बाहर अंधेरा फैल चुका था। रजनी राकेश को उसका लिखा हुआ खत पढ़कर सुना रही थी, जिसमें उसने लिखा था कि वो 2 महीने बाद घर वापस लौटेगा और फिर कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। उसने ये भी लिखा था कि उसने रजनी के लिए सुंदर काजल, चूड़ियाँ, पायल, झुमके और हार जैसे कई तोहफे खरीदे हैं। रजनी और राकेश उसके खत का मजाक उड़ा रहे थे। राकेश कह रहा था, अरे वो रहेगा गरीब का गरीब, 2 रुपए वाला सामान खरीदकर रौब जमा रहा है। मैंने जो तुम्हारे लिए झुमके बनवाए थे वे पूरे 100 रुपए के थे। रजनी बोली, तुम्हारा और उसका क्या मुकाबला। मुझे तो ये सोचकर उदासी हो रही है कि वो अब वापस आ जाएगा, तो फिर हम कैसे मिलेंगे। राकेश बोला, उसे 2 महीने बाद फिर किसी व्यापारिक सफर पर भेज देना। उसकी लगाम तो तुम्हारे हाथ में है। इस बात पर दोनों जोर जोर से हंस पड़े। हरिशंकर के तलवों से लगी आग सिर तक पहुंच गई। गुस्से से उसका बुरा हाल था। उसी वक्त वो गया और धड़ाधड़ दरवाजा खटखटाया। रजनी ने आकर दरवाजा खोला। हरिशंकर को अपने सामने देखकर उसकी हालत ऐसी हुई जैसे काटो तो खून ना निकले। पीछे पीछे राकेश भी निकल आया। हरिशंकर को देखकर उसकी हिम्मत कम हो गई। मुश्किल से अपने आप पर काबू पाकर वो बोला, वो मैं भाभी की खैरियत पूछने आया था। कहीं किसी चीज की जरूरत तो नहीं। हरिशंकर का मन हुआ कि उसका मुंह नोच ले, लेकिन उसने बड़े सब्र से काम लेते हुए बोला, अब तो इसे अपने घर ले जाओ ताकि इसकी जरूरतों का अच्छी तरह ख्याल रख सको। अब मेरा इससे कोई संबंध नहीं। मैंने इसे अभी इसी वक्त तलाक दे दिया। रजनी जोर जोर से रोने लगी। राकेश चोरी के ऊपर सीना चोरी करते हुए हरिशंकर को बुरा भला कहने लगा। राकेश बोला, शराफत का तो जमाना ही नहीं। भाभी समझकर इतने दिन दोस्त की पत्नी की देखभाल की और तुम इल्जाम लगा रहे हो। शोर शराबा सुनकर पड़ोसी भी आ गए। सबने हरिशंकर से कहा, तुमने बहुत अच्छा किया। बेवफा पत्नी की यही सजा है।
हम तो कई दिनों से इन दोनों की बेशर्मी देखकर परेशान थे, लेकिन तुम्हारी खातिर चुप रहे। ये अच्छे लोगों का मोहल्ला है और हम भी बहु बेटियों वाले हैं। राकेश के माता पिता को जब ये सब पता चला तो वे भी अपने बेटे की करतूतों पर शर्मिंदा हुए। हरिशंकर ने राकेश की माँ से कहा, आप अपने बेटे का विवाह रजनी से करवा दें। मैं नहीं चाहता कि ये इधर उधर भटके। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, साथ में खुश रहेंगे। राकेश ने बहुत हाथ पाव मारे, लेकिन उसकी एक ना चली। राकेश की माँ रजनी को अपने घर ले गई ताकि उसका विवाह राकेश से करवा दे। इस हंगामे में आधी रात बीत गई। हरिशंकर इतने लंबे सफर से आया था और थका हारा था। उस पर ये सब हुआ तो वो बिल्कुल टूट गया। 2 दिन तक वो घर से बाहर नहीं निकला। अराजक नगरी वाले बुजुर्ग आदमी और उनकी बातें उसे बुरी तरह याद आ रही थी। जैसे तैसे 1-2 महीने हरिशंकर ने गुजारे, लेकिन किसी काम में उसका मन नहीं लगा। आखिरकार उसने फिर से सफर करने की ठानी और अराजक नगरी जा पहुंचा। बुजुर्ग आदमी ने उसे गले लगाया और तसल्ली देते हुए कहा, बेटा, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। रजनी से तुम्हारी शादी किस्मत में थी, लेकिन वो तुम जैसे नेक लड़के के काबिल नहीं थी। शुक्र करो कि भगवान ने तुम्हारा पीछा उससे छुड़ा दिया। मेरी एक ही बेटी है, मैं अपने मुंह से उसकी तारीफ नहीं करूंगा, मगर वो बहुत नेक है, शरीफ और वफादार लड़की है। तुम उसके साथ खुश रहोगे। अगर तुम राजी हो तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करने को तैयार हूँ। अब अंधा क्या चाहे, 2 आंखें। हरिशंकर तो पहले से ही बुजुर्ग आदमी का भक्त था। जाहिर है कि उन्होंने अपनी बेटी की परवरिश बहुत अच्छे से ही की होगी। हरिशंकर की रजामंदी से बुजुर्ग आदमी ने अपनी बेटी की शादी उससे कर दी और कहा, अब तुम अपने वतन लौट जाओ, व्यापार करो, खुश रहो, भगवान तुम्हें बरकत देगा। हरिशंकर ने जिद करते हुए कहा, बाबूजी, आप भी हमारे साथ चलें। यहाँ आपके देखभाल करने वाला कौन है? हमारे साथ रहेंगे तो हमारे घर में बरकत रहेगी। बुजुर्गों का साया घर में एकता की सबसे बड़ी कृपा होती है। हमें इससे वंचित न करें। हरिशंकर की जिद के आगे बुजुर्ग आदमी मजबूर हो गए। वैसे भी वे उस शहर और वहाँ के लोगों से तंग आ चुके थे। उन्होंने अपनी धर्मशाला बेच दी और हरिशंकर के साथ उसके वतन चले गए। उनकी अक्लमंदी भरे मशवरों और सीखों पर चलकर हरिशंकर ने बहुत तरक्की की और अपने शहर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। दर्शकों, अब ये कहानी यहीं पर खत्म हुई, लेकिन हरिशंकर की जिंदगी और उसकी सीख हमारे लिए आज भी जिंदा है। इस कहानी से हमें सिर्फ 3 बातें हमेशा याद रखनी है। पहली बात, अपनी मेहनत की रोटी में ही बरकत होती है। परदेश की चमक भले ही कितनी भी लुभाए, अपनी मिट्टी की सूखी रोटी उससे कहीं ज्यादा मीठी और पवित्र होती है। दूसरी बात, औरत के नखरों पर या किसी के बहकावे में आकर कभी घर परिवार छोड़कर मत भागो। जो औरत तुम्हें घर से दूर भेजने पर तुली हो, समझ लो उसका प्यार पहले ही खत्म हो चुका है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, अपना सबसे कीमती रिश्ता यानी अपनी पत्नी को कभी किसी दोस्त के भरोसे मत छोड़ो। दोस्त कितना भी पुराना हो, इंसान के अंदर का शैतान कभी सोता नहीं। हरिशंकर ने इन गलतियों से सीखा, दर्द सहा और अंत में सच्चा सुख और इज्जत पाई। तुम भी इन 3 सीखों को दिल पर लिख लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। अब अगर ये कहानी तुम्हें सचमुच अच्छी लगी, अगर तुम्हें लगा कि आज कुछ सीखने लायक मिला, तो अभी के अभी नीचे वाला लाइक का बटन दबा दो और इतना जोर से दबाओ कि बटन भी डर जाए। कमेंट में जरूर बताओ कि तुम्हें इन 3 सीखों में से सबसे ज्यादा कौन सी सीख अच्छी लगी, और शेयर कर दो अपने उस दोस्त को जो अभी भी किसी के बहकावे में परदेश जाने का प्लान बना रहा है। शायद ये कहानी उसकी जिंदगी बचा ले। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि ऐसी गहरी सीख वाली मजेदार कहानियाँ हर दिन आपके फोन पर आती रहें, तो अभी सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ और घंटी भी दबा दो, वरना अगली कहानी मिस हो गई तो बाद में पछताओगे। तो चलिए दर्शकों, मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपनी मिट्टी को प्यार करो और अपने लोगों को संभाल कर रखो। जय हिंद, जय भारत।